Hello everybody, this is शाहिद आलम एंड वेलकम टू एम्पिरिकल स्टडी। आज मैं आपकी क्लास 9 की चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ये जो चैप्टर है जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो यूज़फुल है ही, साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट सिविल सर्विस या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। देखिए, जो आपका चैप्टर है ये इन्हीं दो पिलर्स पे टिका है और इन्हीं दो पिलर्स के हमको आंसर ढूंढने हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू को हम स्किप करते हैं, हम डायरेक्टली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो अभी टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। चलिए तो ध्यान से समझिएगा। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट on the basis of your understanding of democracy so far, mentioning a few examples. Write down some common features of democratic governments और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। मतलब कि आप अब तक जो है आपने जो गवर्नमेंट अलग अलग फॉर्म होती है ना गवर्नमेंट की, वो आप समझ चुके हैं। ठीक है, वो आप पढ़ चुके हैं। आप अपने हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आप वो चीज़ पढ़ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो है नीचे बताए गए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसी होती है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कैसी होती हैं, ये आपको प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher Matilda Langdo responds to her questions as other classmates join the discussion. अब देखिए यहाँ पे जो एक ना यहाँ पे डिस्कशन बताया गया है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन है मैरी और लिंगदो मैडम के बीच में, यानी कि एक शिक्षक और एक छात्र यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में पूरा कन्वर्सेशन है, जिसमें उन लोगों का कुछ डिस्कशन है, जिससे उन लोगों ने डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश की है। तो इसमें हम टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो टॉपिक है, जो बेसिकली जो टॉपिक है आपका, वो यहाँ से शुरू हो रहा है ए सिंपल डेफिनेशन से। ठीक है, तो ए सिंपल, लेट अस गेट बैक to our discussion on similarities and differences among governments that are called democracies। यानी कि अब हम क्या करेंगे, वापस से अपने डिस्कशन पे आएंगे और आकर के हम सिमिलरली इस चीज़ को समझेंगे कि जो गवर्नमेंट होती है वो डेमोक्रेसीज़ कैसी होती, मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, वो चीज़ हम समझेंगे। ठीक है, दोनों को कनेक्ट किया गया, गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे बताया गया है। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। वी कुड दस स्टार्ट विद सिंपल डेफिनेशन। मतलब कि एक देखिए, अगर सिंपल इसका फैक्टर देखा जाए तो कॉमनली इसका एक फैक्टर है कि सभी डेमोक्रेसी, जितनी भी डेमोक्रेसी होती हैं, उनमें जो सरकार चुनना जो होता है, जो गवर्नमेंट चुना जाता है, वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है, आम जनता के द्वारा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन पे आपका जो है ना ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका है। इसमें इस डेफिनेशन को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो यहाँ पे जो बताया गया है ना, यहाँ पे ये जो आपको यहाँ पे पूरा जो डेफिनेशन बताया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एक परफेक्ट डेफिनेशन है, एक डेमोक्रेसी का परफेक्ट डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए कई सारे फैक्टर्स निकल के आएंगे, कई सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो डेफिनेशन है ये हमें क्या अलाउ करता है, ये हमें अलाउ करता है कि जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनको सेपरेट, उनको अलग करके हम अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन के ज़रिए से। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दोज हु हैपन टू बी। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर में आपको कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया म्यांमार का। तो म्यांमार में क्या होता था, वहाँ पे आर्मी का रूल था। ठीक है, वहाँ पे आर्मी का रूल था और आर्मी जो थी ना, उनको जनता के द्वारा नहीं चुना गया था। ठीक है, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, यानी कि जो भी
आर्मी थे ना, वो क्या हुआ कि जो कंट्री है, जो देश है, वो उनके अंडर में आ गया, वहाँ पे वो लोग रूल करने लगे। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीज़न। अब देखिए जो आर्मी वाला बताया गया ना, आर्मी को मिलिट्री कुप जो आते हैं आकर के वो वहाँ पे मतलब रूल करते हैं। ऐसे और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आप देखोगे तो पाकिस्तान है, ठीक है, वो भी आगे पढ़ना है, आगे वो भी डिस्कस करना है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या था, पाकिस्तान में भी मतलब कि वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। 1999 के बाद क्या हुआ था वहाँ पे एक जो परवेज़ मुशर्रफ हैं, वो मिलिट्री के हेड थे उस वक्त, जो है बिल्कुल वो बहुत ही ताकतवर कस्बा माना जाता था, इसलिए वो आए और आ करके उन्होंने 1999 के बाद उन्होंने रूल किया, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट नहीं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन, डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। अब देखिए जो डिक्टेटरशिप भी होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का ही फॉर्म समझ लीजिए कि डिक्टेटरशिप भी होता है। तो डिक्टेटरशिप ऐसा होता है, वैसे रूलर को कहते हैं जहाँ पे आम जनता की उस देश में बात नहीं सुनी जाती है। एक डिक्टेटर होता है, एक जो भी रूलर होता है, वो अपनी मर्ज़ी चलाता है और कोई भी उसको डिसीजन लेना होता है, कोई भी रूल इम्प्लीमेंट करना होता है, कोई भी तो वो अपने मर्ज़ी से कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ होता था, तो देखो ऐसा यहाँ पे एग्जांपल बताया गया चिली का, चिली में ये चीज़, ठीक है। तो चिली में ऐसा होता था। तो चिली का अब देखो आगे बताया गया यहाँ पे कि पिनोचेट चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो चिली में क्या था ना, एक डिक्टेटरशिप थी, तो डिक्टेटर्स उनको भी जनता के द्वारा चुना नहीं गया था। आपने क्या समझा भी कि जो सिंपल इसका डेफिनेशन होता है डेमोक्रेसी का, मतलब वहाँ पे ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, वहाँ पे ऐसा रूलर होना चाहिए जिसको जनता के द्वारा चुना जाए, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी तो कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जनता के द्वारा नहीं चुना गया रूलर को। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़। The king of Saudi Arabia rule not because the people have chosen them to do so but। अब देखो यहाँ पे एक मोनार्की फॉर्म बताया गया, ठीक है। मोनार्की, जैसा कि मोनार्की वैसे को बोलते हैं कि एक ऐसा देश जहाँ पे राजा का होता है ना, राजा का वहाँ पे रूल चलता हो, एक राजा हो, वही सारा कुछ चलाता है, वही कानून भी बनाता है, कानून को इम्प्लीमेंट भी करवाता है, और कानून का जो पालन नहीं करता है तो उसे सज़ा देने का काम भी वही करता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो तीनों फॉर्म्स होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेजिस्लेचर का भी काम वही कर रहा है, ठीक है, लेजिस्लेचर का भी काम वही कर रहे हैं, और उसके बाद जुडिशरी का भी काम वही कर रहे हैं, हाँ, लेजिस्लेचर का भी काम वही कर रहे हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटर का भी काम वही कर रहे हैं, और जुडिशरी का भी काम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है ना, ये जो तीनों हैं, ये तीनों का काम कौन कर रहे हैं, एक पर्सन है जो कि पूरे देश का क्या राजा है, किंग है, तो वही ये तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उस देश को क्या बोलाता है, वो बोलाता है, ये मोनार्की कंट्री बोलाता है। मोनार्कीज इसी का मतलब होता है। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली, ठीक है। अब देखिए जो सऊदी अरेबिया में बताया गया है कि वहाँ पे भी एक राजा थे, वहाँ पे भी एक राजा हैं, तो उनका क्या होता था ना कि जनता उनको चुनती नहीं थी, लेकिन बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट, हाँ, यानी कि वो जो है जनता के द्वारा चुन के नहीं आते थे, लेकिन तब भी वो राजा बनते थे। क्यों बनते थे? क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, राजा महाराजा की फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनका जो होता है ना, वो मोनार्की कंट्री थे, तो वहाँ पे ये रूल होता है। और अभी भी यही चीज़ है कि वहाँ पे ये रूल होता है कि जो भी राजा महाराजा की जो होते हैं ना, बेटा होगा या फिर उनका जो पोता होगा, वही राज करेगा उस कंट्री में, उसके अलावा कोई दूसरा पर्सन आके राज नहीं कर सकता है। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट. It reminds us that democracy is people's rule, but if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. अब देखिए यहाँ बोला गया जो ये सिंपल डेफिनेशन जो है ना, ये काफ़ी नहीं है, ठीक है, ये मतलब नहीं चलेगा ये। तो इसके बाद इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल, ठीक है, जो हमें क्या बताता है डेमोक्रेसी क्या है, जहाँ पे पीपल्स का रूल है, जहाँ पे जनता के द्वारा रूल किया जाता है,
जनता के द्वारा रूल किया जाता है. बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. ठीक है, लेकिन अगर हम इस थिंकिंग के डेफिनेशंस के मैनर से अगर हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हर एक गवर्नमेंट है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी है. पर ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये इसके और भी बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं जो हम आगे समझेंगे इस चीज़ को. तो डेमोक्रेसी का एक सिंपल डेफिनेशन काफ़ी नहीं है. That would be very misleading, as we shall find out in chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called a democracy. ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इस चीज़ को हम समझेंगे तो कहाँ चैप्टर 3 में हमको इसी चीज़ को हमको समझना है. ठीक है, हम इसी चीज़ को समझेंगे. एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. अभी के टाइम में क्या है ना कि ये देश, इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सभी चाहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएं. लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना किसी न किसी में मिसिंग होता है. और अभी के टाइम में देखा जाए तो है भी, ऐसी बात नहीं है. वैसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं. ठीक है, पहले नहीं थी बट अब हो चुकी हैं. इवन इफ़ इट इज़ नॉट सो, that is why we need to carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretends to be one. ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है कि ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना चाहती हैं, हालांकि वो नहीं है तब भी. तो इसलिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इसका ध्यान से ना इस चीज़ में डिफरेंस करें, डिस्टिंग्विश करें, इन सब में अंतर को समझें. किस अंतर को? बिटवीन एक गवर्नमेंट. ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ कैसी है, किस फॉर्म में है, उस चीज़ को हम समझें. दैट इज़ अ डेमोक्रेसी एंड वन प्रिटेंड्स टू बी वन. ठीक है, एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके बीच में हम डिफरेंस समझें, और एक वो कंट्री जो डेमोक्रेटिक नहीं है पर फिर भी खुद को डेमोक्रेटिक कहती है. ठीक है, तो इस डिफरेंस को ही समझना है हमको. इस पूरे चैप्टर में इसी चीज़ को हम समझेंगे. वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो हर एक शब्द होता है ना इस डेफिनेशन का, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन का, और केयरफुली हम इसको समझेंगे, स्पेलिंग और द फीचर, इसके फीचर से भी हम समझेंगे. ठीक है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इसके हम हर एक वर्ड को हम निकालेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बनता है और उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखो आगे यहाँ पे ना इसको विभाजन किया गया है, इसको अलग, इसको क्लासिफाई किया गया है इस डेफिनेशन को. यहाँ पे जो डेफिनेशन था ना, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला डेफिनेशन था, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वाला जो डेफिनेशन है इसको आगे हम अलग अलग फॉर्म्स में हम इसको बांट के समझेंगे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव स्टार्टेड विद अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. है ना, एक सिंपल डेफिनेशन से हमने शुरू किया था. वो क्या था? डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है. दिस रेजेज मैनी क्वेश्चन. यहाँ पे हर एक जो वर्ड है ना, एक अलग अलग क्वेश्चंस खड़े होते हैं. यहाँ पे वो क्वेश्चंस क्या खड़े होते हैं देखिएगा. देखिए यहाँ पे जो अब बोला गया है, हु आर द रूलर्स in this definition, which officials must be elected for any government to be called a democracy. मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो रूलर्स हैं, ठीक है, तो रूलर्स इस डेफिनेशन में वो कैसे रूलर्स होने चाहिए. which official must be elected for any government to be called a democracy. ठीक है, यानी कि रूलर्स कैसे होना चाहिए ये चीज़ें हम समझेंगे. ठीक है, रूलर्स के बारे में समझेंगे. उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्शन कैसा होना चाहिए. ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब कुछ आगे हम समझेंगे. उसके बाद पीपल जो होता है ना, द पीपल, हाँ, लोग कैसे होना चाहिए, वहाँ पे सबको इक्वल, सबको राइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वी ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. क्या ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जो है जहाँ पे रूलर्स होते हैं, क्या हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं. विच डिसीजंस में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे ऐसे कौन से डिसीजंस होते हैं, कौन से ऐसे यहाँ पे ऐसा कोई भी जो होता है ना, हाँ, कोई भी डिसीजन होता है
वो ऐसा कौन सा डिसीजन होना चाहिए जो कि नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा लिया जाता है डेमोक्रेसी में। उसके बाद अब इलेक्शन से क्या क्वेश्चन बनता है, तो इलेक्शन से देखो, इलेक्शन से बनता है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक है, अब इलेक्शन किस प्रकार का इलेक्शन होगा जिसको हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उनमें कैसी कंडीशंस होनी चाहिए जो इसके कंडीशन को फुलफ़िल करे और बताए कि हाँ ये कंप्लीट इलेक्शन है और जो डेमोक्रेसी को दर्शाए, ऐसी कौन सी इलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है आपका पीपल यहाँ पे क्या बनता है, तो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। मतलब कि अब रूलर्स हैं तो रूलर्स कैसे होने चाहिए, है ना, रूलर्स कैसे होने चाहिए, रूलर्स जो हैं वहाँ के उसको कौन इलेक्ट करेगा, मतलब कौन चुनेगा, क्या वो अधिकार सबके पास होगा या फिर किसी गिने चुने लोगों के पास होगा, क्या वो अधिकार सबके पास होगा, इस चीज़ को है। ठीक है, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीज़न ऑन एन इक्वल बेसिस, क्या यहाँ पे जितने भी सिटीज़न होते हैं उस देश में सबको इक्वल बेसिस पे क्या अधिकार होगा अपने रूलर को चुनने का। कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन दिस राइट, क्या जो डेमोक्रेसी है वो किसी भी सिटीज़न की, किसी भी नागरिक की, जो देश का नागरिक है उसके अधिकार को वो मना कर सकती है, क्या वो अस्वीकार कर सकती है। तो ठीक है, ये सब इतने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं ना, इन चीज़ों को हम समझेंगे आगे। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेसी। अब लास्ट में हम समझेंगे कि इन सब को मिला करके इन सब से एक जो कंक्लूज़न क्या निकलता है और कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल के आती है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे, और जो इलेक्टेड रूलर्स होंगे जिनको जनता के द्वारा चुना जाएगा, क्या वो अपने मनमानी कर सकते हैं, उनके कुछ तो होगा ना, मतलब लिमिटेशन उनके पावर्स का कि वो कहाँ तक अपने डिसीजन ले सकते हैं या फिर कहाँ तक नहीं ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। वांट इन अ डेमोक्रेसी और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। ठीक है, अब वो क्या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मनमानी करेंगे इलेक्टेड रूलर्स, या फिर उनकी कोई लिमिट होगी कि हाँ वो इस लिमिट में रह करके अपने राइट्स के अंतर्गत, अपने राइट्स के साथ वो अपना काम कर सकते हैं, वो कैसे उनका फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, या कुछ तो लिमिट्स होंगी ना, लिमिट्स होती भी हैं सबकी, होता है कि हर चीज़ का लिमिट होना चाहिए, कोई भी अनलिमिट नहीं होना चाहिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन्स। अब क्या यहाँ बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो आम जनता की, आम नागरिकों की अधिकारों की रिस्पेक्ट करे या फिर उनके साथ बदसलूकी करे, ये चीज़ क्या ये डेमोक्रेसी का हिस्सा होगा, क्या डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ठीक है, अब इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं। एग्जांपल्स किसके हैं, कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल्स हैं, वहाँ से हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आपका नेक्स्ट टॉपिक है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान में क्या होता था ना कि एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। ठीक है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, वो मिलिट्री कूप का हिस्सा थे, मिलिट्री कूप के होता है ना, हेड थे उस वक्त। तो अक्टूबर 99 ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया ना कि वहाँ पे 1999 में जब वहाँ पे कारगिल का जब युद्ध हुआ था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान का बहुत कुछ लॉस हुआ, महंगाई बढ़ी और बहुत कुछ हर तरीके से इकोनॉमिकल तौर पे और सामाजिक तौर पे, सोशल तौर पे हर तरीके से उनका बहुत कुछ लॉस हुआ। तो ऐसे में क्या हुआ कि जनता बहुत परेशान हुई। तो उस वक्त में क्या होता था ना कि जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो मिलिट्री कूप थे, जो आर्मी थे, उस वक्त उनको कहा जाता था कि वो एक मज़बूत तबका माना जाता था। ठीक है, एक मज़बूत दल माना जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप ने क्या किया कि उनके जो हेड थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो निकल के सामने आए और उन्होंने जो पहले वहाँ पे एक थे ना जिनका नाम था नवाज़ शरीफ। ठीक है, नवाज़ शरीफ जो 1999 से पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे,
तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे करते थे, रूल करते थे, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने उनके गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, ओवरथ्रू इस गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं किया था घोषित, चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया था कि हाँ चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कि वो समझ लो कि उस देश का राजा, वो सारा जो होता है ना, सारे काम उसके अंडर में आ गए, अब वो करेगा। तो उसने क्या किया, उन्होंने उनको हटा दिया और बोला कि अब आप हट जाइए, आपसे अब गवर्नमेंट नहीं संभाल रही है, आपसे अब देश का काम नहीं संभाला जा रहा है, तो आप हटो, अब हम सब काम आज से हम देखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि उनको हटा दिया गया और वो ज़बरदस्ती आकर के वहाँ पे रूल करने लगे, ज़बरदस्ती आके वहाँ पे रूल करने लगे और सब लोग उनकी बात भी मानने लगे, क्योंकि वो बहुत क्या बोलते हैं ताकतवर कस्बा था जो मिलिट्री था, इसलिए, और उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। पाकिस्तान वैसे ही बहुत परेशान था उस टाइम में। फिर क्या हुआ उस वक्त, फिर उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को डिक्लेयर किया। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड अ रेफरेंडम इन द कंट्री। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को उस देश का नाम की राष्ट्रपति घोषित कर दिया कि अब मैं इस देश का राष्ट्रपति हूँ, ठीक है। और फिर 2002 में एक रेफरेंडम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है, इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम अ 5 ईयर एक्सटेंशन। उनको क्या चाहिए था कि उनको ये चाहिए था ना कि हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से आए। वो मतलब सभी कंट्री को ये कहते थे, लेकिन कोई भी कंट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन सब लोग जानते थे कि ये ज़बरदस्ती आए हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये डेमोक्रेटिक रूलर नहीं है। तो उन्होंने इसलिए क्या किया, रेफरेंडम एक 2002 में ऑर्गेनाइज़ करवाया और जहाँ पे आम जनता को बोला कि आप आकर के वोट कीजिए, अपने रूलर को चुनिए, ठीक है, अपने रूलर को चुनिए। फिर क्या हुआ कि वो जो रेफरेंडम हुआ, रेफरेंडम का मतलब देखो क्या होता है ना, कि रेफरेंडम का मतलब ये होता है कि अचानक से अगर कोई भी चुनाव कराया जाता है ना, अचानक से, मतलब चुनाव होने का ऐसा कुछ रहता नहीं है और अचानक से चुनाव हो गया, उसी को रेफरेंडम कहा जाता है, ठीक है। तो उस कंट्री में क्या हुआ, रेफरेंडम हुआ और वो रेफरेंडम जीत भी गए, ठीक है। और जिन्होंने उनको 5 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया कि 5 साल के लिए वो वहाँ के राष्ट्रपति रहने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डेमोक्रेसी activists said that the referendum was based on rulers. They cannot take the final decision. The power to final decision rested with army officials. समझे ना। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, कुछ पाकिस्तानी मीडिया थी और डेमोक्रेटिक कुछ एक्टिविस्ट्स थी। तो उन्होंने क्या किया कि उनको चारों तरफ से उनको टारगेट करने लगे, उस रेफरेंडम को बोलने लगे कि नहीं ये गलत है, रेफरेंडम गलत तरीके से हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। तो मतलब सबने उनके ऊपर सबने उनके अगेंस्ट में जा कर के आवाज़ उठाने की कोशिश की। They cannot take the final decisions. The power to take final decision rested with army officials. फिर क्या हुआ, उन्होंने कुछ ऐसे एक्ट भी पास किए और उस एक्ट में उन्होंने क्या किया ना कि जितने भी जो फाइनल डिसीजन लेने के जो हक होते हैं ये उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स को दे दिया कि, और जितने भी जो रिप्रेजेंटेटिव थे जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से आए थे, जो लीडर्स थे, उन्हें हटा दिया और उनके जगह पे उन्होंने आर्मी ऑफिशियल्स को बैठा दिया। होता है ना कि मतलब अपने गुट वाले लोगों को लाया और वहाँ पे वो बोलने थे कि आज से यही सारा काम संभालेंगे, तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि जनता के द्वारा चुन के आया था। और जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे वो आर्मी ऑफिशियल्स को ही लाए थे, और आर्मी ऑफिशियल तो जनता के द्वारा चुन के आती नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पे पहले कुछ कार्टून है, यहाँ पे वो कार्टून हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट कार्टून यहाँ पे जो था, इस कार्टून में क्या है, रीड द कार्टून। दिस कार्टून वाज ड्रॉन व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड इन इराक विद द प्रेजेंस ऑफ यूएस एंड अदर फॉरेन पावर्स। व्हाट डू यू थिंक दिस कार्टून इज सेइंग, व्हाई इज डेमोक्रेसी रिटेन द वे इट इज़। मतलब ये है कि देखो ये कार्टून क्या शो कर रहा है ना कि इराक में एक इलेक्शन हुआ था, और वो इलेक्शन उनके नाम पे नहीं हुआ था, वो यूएस और कुछ अदर फॉरेन पावर्स, कुछ अदर फॉरेन कंट्रीज़ के पावर्स के दम पर वो कराया गया। और वहाँ पे
डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे कार्टून इसी चीज़ को शो कर रहा है कि देखिए यहाँ पे कुछ अदर यहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स भी हैं और इराक में क्या हो रहा है कि वो डेमोक्रेसी को गिरते हुए बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी को बचाने में तुले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट कार्टून है, देखिए ये वाला कार्टून है। सीरिया इज़ ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, द रूलिंग बाथ पार्टी and some of its small allies are the only parties allowed in that country. Do you think that this cartoon could apply to China और मेक्सिको? मतलब ये हुआ कि सीरिया, देखो सीरिया के बारे में बताया गया कि सीरिया क्या है। सीरिया एक छोटा देश है जो कि वेस्ट एशिया में बसा है। ठीक है, वेस्ट एशिया में बसा है और यहाँ पे जो एक रूलिंग पार्टी है ना, जिसका नाम है BAATH यानी बाथ पार्टी। ठीक है, यहाँ पे एक रूलिंग पार्टी है बाथ पार्टी जो कि यहाँ पे रूल कर रही है। एंड सम ऑफ इट्स स्मॉल एलाइज, कुछ इसके और भी छोटे छोटे कुछ लोकल पार्टीज़ हैं, आर द ओनली पार्टीज़ अलाउड इन दैट कंट्री। मतलब कि उनके अलावा वहाँ पे और कोई पार्टी नहीं है और वहाँ पे वो अपने ही पार्टी के कोई भी अगर सदस्य आता है और खड़ा होता है तो वो अपने ही पार्टी में उसे एंटर करवा लेते हैं ज़बरदस्ती। डू यू थिंक दिस कार्टून कुड अप्लाई टू चाइना और मेक्सिको? व्हाट डज द क्रॉन ऑफ लीव्स ऑन डेमोक्रेसी सिग्निफाई? अब चाइना और मेक्सिको का एग्जांपल तो हमको आगे पढ़ना है, तो आगे पढ़ेंगे तो इस चीज़ को समझेंगे और कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझना, एक देखो सीरिया का यहाँ पे गेट है। ठीक है, सीरिया यानी कंट्री है और अंदर में एक आदमी है, उस पार्टी का कोई मेंबर है। वो क्या कर रहा है, वहाँ पे डेमोक्रेसी या फिर कोई अदर जो है वहाँ पे पार्टी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसको आने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है नो एंट्री बिफोर यू फिल दैट फॉर्म एंड बिकम अ मेंबर इन अल बाथ पार्टी, इज़ दैट क्लियर? मतलब कि आपको इस देश के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी जब तक आप इस फॉर्म को फिल नहीं करते हैं और हमारे पॉलिटिकल पार्टी का, जिसका नाम अल बाथ पार्टी है, उसके आप सदस्य नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। समझ गए? और ये इस कार्टून का मतलब था। ये सब जो कार्टून्स थे ना, वो पहले पत्रकार लोग बनाया करते थे, पत्रकार और कुछ मीडिया वाले सब कुछ बनाते थे। ठीक है, अभी भी बनाते हैं। तो ये सब पत्रकार हैं, उन सब की कार्टून्स को यहाँ पे शो किया गया है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ थे? हाँ, परवेज़ मुशर्रफ। दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज, दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये जो कंडीशन यहाँ बताई गई है ना पाकिस्तान की, ये ज़्यादातर क्या होता था, ये डिक्टेटरशिप और मोनार्की कंट्री में होता था। ठीक है, यानी कि जहाँ पे राजा का शासन होता था या फिर जहाँ पे डिक्टेटरशिप होता था, जहाँ पे तानाशाह होता था, वहाँ वैसे कंट्री में होता था। क्या होता था कि वहाँ पे आमतौर पर जो इलेक्टेड पार्लियामेंट्स, जो लीडर्स होते थे, जिनको जनता के द्वारा चुना जाता था, उनसे वो रियल पावर छीन लिए जाते थे और वो रियल पावर जो होता था, जो सत्ता होती थी, वो दी जाती थी किसको? वैसे लोगों को जो कि जनता के द्वारा चुन के नहीं आए हैं, जो ऐसे अपने मन से ज़बरदस्ती आ गए हैं, उन लोगों को दे दी जाती थी। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representative. This cannot be called people's rule. अब देखिए यहाँ पे आपका ना शायद ये वाला पॉइंट मेरे ख्याल से छूट गया था। हाँ, ये वाला पॉइंट मिस हो गया था। चलिए देख लेते हैं। तो हाँ, पाकिस्तान में जो रेफरेंडम हुआ, तो वो जो रेफरेंडम जो वो जीत गए थे, फिर हमने बताया था ना आपको कि क्या हुआ था कि जो वहाँ की जो पाकिस्तानी मीडिया है, उन्होंने उनको फ्रॉड कहने लगे, माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, मतलब कि भ्रष्टाचार के तरीके से वो आए और वो गलत तरीके से आए। इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के संविधान में कुछ बदलाव किए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस लीगल फ्रेमवर्क, ये जो कानून था ना, इस ऑर्डर के तहत वो क्या हुआ था कि जो यानी कि जो वहाँ पे जो पावर थे नेशनल असेंबली को और प्रोविंशियल असेंबली यानी कि स्टेट असेंबली और सेंट्रल असेंबली को डिसमिस करने की जो पावर थे वो प्रेसिडेंट के अंडर में दे दिए गए। ठीक है, द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। ठीक है, और फिर जो सिविलियन कैबिनेट होता है वहाँ पे सभी मतलब जितने भी जो लीडर्स थे उन सबको हटा दिया गया और
वहाँ पे मिलिट्री ऑफिसर्स को बैठा दिया गया कि अब वो अब से देश को संभालेंगे। आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। और इस लॉ के पास होने का क्या हुआ ना कि यहाँ पे फिर से इलेक्शन हुआ और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ में असेंबली में हुआ है, ठीक है, देश में नहीं हुआ, असेंबली में हुआ है, नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में। प्रोविंशियल असेंबली देखो ये स्टेट असेंबली होती है, उसी को बोला जाता है, इसको राज्यसभा बोलते हैं ना वो। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जो ऑर्डर पास किया था उसके तहत उन्होंने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास कुछ पावर्स जो है ना उनको दिए, कुछ पावर्स दिए, लेकिन जो मेन पावर होता है, जो फाइनल पावर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो उन्होंने मिलिट्री ऑफिसर्स के हक में दिए और जनरल परवेज मुशर्रफ यानी कि उन्होंने खुद को भी दिया, ठीक है, और किसी के अंडर में नहीं दिया। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस वाई पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे यहाँ पे उतार चढ़ाव आए इस इनके रूलिंग पीरियड में। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम रूलिंग इस रूलिंग पार्टी को जो रूल किया उन्होंने मिलिट्री कूप ने, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेसी, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। बट लेट अस फोकस ऑन वन ऑफ दिस, कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? नॉट क्वाइट, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली द पावर। मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे जो है जनता ने ही चुना था, जो रेफरेंडम हुआ था, तो उस रेफरेंडम में क्या हुआ कि उनको चुना किसने था, परवेज मुशर्रफ को 2002 में, तो जनता ने ही चुना है। और नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो हुई थी तो उसमें भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी जनता के द्वारा ही चुना गया था, लेकिन जो पावर्स हैं वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे थे ना, उन्होंने सारे पावर्स मिलिट्री ग्रुप्स को दे दिए और जो इलेक्टेड लीडर्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे वो सभी पावर्स छीन लिए गए, ठीक है। They cannot take final decisions. The power to take final decision rested with army officials and with जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है। यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके पास वो फाइनल डिसीजन मेकिंग की पावर्स जो थे वो छीन लिए गए थे, और जो पावर थे, जो फाइनल पावर थे, वो आर्मी ऑफिशियल्स को दे दिए गए और परवेज मुशर्रफ के अंडर आ गए। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस हैपेंस इन दिस मैनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ऐसा क्या होता है, ऐसा ये जो चीज़ है ना, जो कंडीशन है, ये डिक्टेटरशिप और मोनार्कीज कंट्री में अप्लाई होती है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। जहाँ क्या होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट होती है, सरकार भी होती है, लेकिन जो रियल पावर होता है वो इलेक्टेड पीपल्स के पास नहीं होता है, वो किसके पास होता है, वो यानी कि जो बिना चुने आते हैं, जो चुन के नहीं आते, जिनको जनता के द्वारा नहीं चुना आता है, उनके अंडर में होता है। इन अ फ्यू कंट्रीज द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पे कुछ देश ऐसे ही बताए गए हैं जहाँ क्या होता है कि कुछ वहाँ पे जो द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर्स एंड नॉट विद लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। यानी कि जो रियल पावर था वो बड़े बड़े लीडर्स के पास था, और जो कुछ लोकली जो इलेक्ट होकर के जो आते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके अंडर में वो पावर्स नहीं थे। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। यहाँ पे हम पीपल यानी कि आम जनता के यहाँ पे रूल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह देखा जाए ना तो डेमोक्रेसी क्या है, वो आम जनता का ही रूल है, ठीक है, पीपल्स रूल है। दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी, द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। अब यहाँ से हमको फर्स्ट फीचर मिल चुका है। फर्स्ट फीचर हमारा क्या है कि जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो पावर होता है वो किसके अंडर में होना चाहिए, वो जनता के द्वारा चुने गए लीडर्स के अंडर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे एक कार्टून है, कार्टून भी देख लेते हैं। दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, ठीक है। अभी जो कार्टून था ना, ये लैटिन अमेरिका, लैटिन एक भाषा होती है, उसमें इसको ड्रॉ किया गया था। डू यू थिंक इट अप्लाइज टू द पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल? अब क्या आप ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के सिचुएशन में क्या ये सूटेबल है, वहाँ की सिचुएशन पे सूट करता है? थिंक ऑफ अदर कंट्रीज़ वेयर दिस कुड अप्लाई, डज दिस हैपन समटाइम्स इन आवर कंट्री एज वेल? अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इसी कार्टून को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक
जो है ना यहाँ पे एक ये है आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। देखो बंदूक ताने खड़ा है और वो क्या कर रहा है कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वो डेमोक्रेटिक है नहीं, वो बाहर से डेमोक्रेटिक शो कर रहा है, लेकिन वो क्या है, वो रियल में आर्मी ऑफिशियल है, तो वहाँ पे वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है ना। ये यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये तो मेरे हिसाब से तो ये सूट कर ही रहा है ना। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चलिए देखते हैं। इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली। अब देखो यहाँ पे आपको जो है ना सेकंड फीचर आपको मिलेगा कि जो इलेक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर होना चाहिए, है ना। इस चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पे अब चाइना की एग्जांपल ली गई है, चाइना की बात की गई है। तो चाइना में क्या होता था, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है, फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। अब यहाँ पे क्या होता था, चाइना में हर 5 साल पे ना यहाँ पे रेगुलरली इलेक्शन होता था, ठीक है। यहाँ पे होता है, अभी भी होता है, इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट, वहाँ की देश के पार्लियामेंट को चुनने के लिए वहाँ के सदस्यों को, कॉल्ड क्वांगुओ रेनमिन दाई बायो दल हुई। ये देखो क्या है, वहाँ की पार्टी का नाम है, वहाँ की पार्लियामेंट जो है ना नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसी को कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जिसका यहाँ पे नाम, यहाँ पे कुछ चाइनीज़ नाम है, ठीक है, जिसको आप नेशनल पीपल्स कांग्रेस कह सकते हो, वहाँ की कांग्रेस पार्टी। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब इस पार्टी के पास क्या था ना, उस देश की प्रेसिडेंट को चुनने का पावर था, अधिकार था। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। अब यहाँ लगभग जो पार्टी में लगभग पूरे 3000 मेंबर्स थे, ठीक है, जो कि पूरे चाइना में हर जगह से वो चुन करके आए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे। सम मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो 3000 मेंबर्स थे, इनमें कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो जनता के द्वारा चुन के नहीं आए थे। वो कैसे आए थे, तो वो आर्मी के थे, ठीक है। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द आर्मी, ठीक है, आर्मी के द्वारा चुन के आए थे। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस एक कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन से पहले इनको क्या होता था, चाइना में क्या होता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है। ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस हेल्ड इन 2002 and 3। मतलब कि जो इस पार्टी के सदस्य होते हैं तो उन्हें ही फिर इलेक्शन में क्या है, इलेक्शंस फिर होते हैं और इलेक्शन में उन्हें एक साथ उनमें जोड़ा जाता है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। जो गवर्नमेंट है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी के ही होती है। क्यों होती है, तो क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपनी ही पार्टी की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चुनेगी तो अपनी ही पार्टी का कोई सदस्य चुनेगी ना, और कोई दूसरे की तो चुनेगी नहीं। मान लो हमारे कंट्री में क्या है, बीजेपी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, ठीक है, और कुछ मतलब आम आदमी पार्टी भी है ना, ऐसी बहुत सारी। अब देखो बिहार में क्या है, आरजेडी है, जेडीयू है। अब हम किसी एक पार्टी को हम ये राइट दे दें कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनिए, तो मान लीजिए हम ये अगर इसको दे देते हैं, कांग्रेस पार्टी को हम ये हम अधिकार देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, वो नरेंद्र मोदी जी को तो चुनेगी नहीं, है ना, बीजेपी गवर्नमेंट को तो चुनेगी नहीं। वो किसको चुनेंगी, तो वो राहुल गांधी को ही चुनेंगी। क्यों चुनेंगी, क्योंकि वो उनके सदस्य, मतलब उनकी पार्टी है, इसलिए वो अपने किसी आदमी को चुनेंगे, है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ बोला गया 2002 में 2003 में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन हुआ। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फाउंड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। लेकिन हमेशा जो है ना यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनती आ रही है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती आ रही है। सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट। अब देखो मैक्सिको को यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया कि 1930 में क्या हुआ, मैक्सिको को आज़ादी मिली और यहाँ पे 1930 से ही लगभग लगातार इलेक्शंस होते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल। अब ये जो कंट्री है ना, कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटरशिप रूल के अंडर में नहीं रही है। और यहाँ पे क्या होता है, 1930 के बाद से लगातार यहाँ पे हर 6 साल पे इलेक्शन हुए हैं,
इनके प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वाज वॉन बाय अ हाँ, लेकिन 2000 से क्या हुआ है, वहाँ पे एक पार्टी है जो लगातार जीतते आ रही है। वो कौन है? पार्टी का नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। ये थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म जो है ना आगे पीछे हो गया, पर इसका नाम यही है, PRI पार्टी इसको बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इस पार्टी का नाम याद रखिएगा। अब है अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज़ भी थी, ठीक है, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी भी थी। चाइना में देखो क्या था ना कि चाइना में अपोजिशन कोई पार्टी थी नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे हमेशा बनती थी। लेकिन यहाँ पे क्या, मैक्सिको में एक ही पार्टी, एक पार्टी नहीं है, यहाँ पे और भी यहाँ पे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वो कभी जीतती नहीं है, हमेशा PRI पार्टी ही जीतती है, बट नेवर मैनेज टू विन। द PRI वाज नोन टू यूज़ मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। लेकिन जो PRI है ना, वो जीतती कैसे है? अपनी मेहनत से नहीं जीतती है। उन्हें वो जो है ना, वो जब भी जीतती हैं वो हमेशा अपनी डर्टी ट्रिक्स, यानी कि अपने कोई गलत काम करके, है ना, बेईमानी करके वो हमेशा से इलेक्शन जीतती आई है। ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इस पार्टी मीटिंग्स। और जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, यानी IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, ऐसे जो भी ऑफिसर्स थे जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको उनकी मीटिंग्स को अपॉइंट करना पड़ता था, अटेंड करना पड़ता था, ठीक है। टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर द PRI। अब जो टीचर्स होते थे, गवर्नमेंट टीचर्स, उनको क्या काम दे दिया जाता था कि जब इलेक्शन आने वाले रहते थे, उनको बोला जाता था कि आप आपके जो स्कूल्स के जो बच्चे हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, उनके पास जाइए और जा करके उनको बोलिए कि PRI पार्टी को ही वोट दें, ज़बरदस्ती, ठीक है, PRI पार्टी को ही वोट दें। ऐसा नहीं कि आपकी मर्ज़ी कहीं और है तो आप कहीं और मत जाएं, PRI को ही दें। तो उन्हें ऐसा बोला जाता था टीचर्स को। मीडिया लार्जली ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। अब जो मीडिया थी ना, वो उनकी इस एक्टिविटी को इग्नोर करती थी, मतलब उनका सपोर्ट करती थी और हमेशा उनके हक में ही बात दिखाती थी। ऐसा नहीं कि उनको वो करती, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था ना कि रेफरेंडम के बाद जो वहाँ की जो मीडिया थी, उन्होंने क्या बोला था कि ये भ्रष्टाचार और फ्रॉड तरीके से आई है गवर्नमेंट परवेज़ मुशर्रफ की। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे मीडिया क्या करती थी ना, मीडिया इसका PRI पार्टी का सपोर्ट करती थी, तो ये कैसे भी जीतें, बेईमानी से या चाहे कैसे भी जीतें। समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट। अब कभी कभी क्या होता था कि जो पोलिंग बूथ्स होता है, जहाँ पे लोग जा कर के अपना वो वोट डालते हैं, कभी कभी उसे एक जगह से दूसरे जगह भी शिफ्ट कर दिया जाता था आखिरी मिनट में। अगर देखते हैं कि मतलब हम हारने वाले हैं, ऐसे में क्या करते थे, उस पोलिंग बूथ को हटा देते थे और वहाँ पे कोई दूसरा वाला, जहाँ पे उसमें क्या होता है ना कि जीतने वाला जो पोलिंग बूथ होता है, जिसमें वो देखते हैं कि हाँ उनको वोट ज़्यादा पड़ा है, वो पोलिंग बूथ लाके वहाँ पे रख देते थे। तो ऐसा ही वो करते थे, विच मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। तो जहाँ पे क्या होता था, जिससे परेशानी होती थी सभी आम जनता की, पीपल्स के वोट को पहचानने में। अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, अभी क्या है, अभी तो मशीन में ही होता है ना, वोटिंग मशीन अब आ गई है, EVM आ गया है, तो उससे ही अब काम हो जाता है। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट्स। अब देखिए, जो PRI पार्टी थी, ये बहुत पैसे भी खर्च करती थी, ठीक है, बहुत पैसे भी खर्च करती थी, अपने उम्मीदवार को खड़ा कराने में पैसे ही बहुत खर्च करती थी। शुड वी कंसिडर द इलेक्शन डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। अब क्या हम यहाँ पे ये जो इलेक्शन हुआ है, इसको हम डिस्क्राइब करके, ठीक है, डिस्क्राइब करके इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स, वो अपने रूलर्स को इलेक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं है समझते हैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स हेयर इन चाइना द इलेक्शन डू नॉट ऑफर द पीपल एनी सीरियस चॉइस। यानी कि चाइना में क्या होता था, जनता के पास कोई और ऑप्शन था नहीं अपने पार्टी को, अपने गवर्नमेंट को चुनने का, और
दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी द कैंडिडेट्स अप्रूव्ड बाई इट, यानी कि उनको हमेशा से रूलिंग पार्टी चुननी पड़ती थी चाइना में। कैन वी कॉल दिस अ चॉइस, क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं? तो चॉइस तो क्या नहीं, इसे चॉइस हम नहीं कह सकते। चॉइस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है, अगर बस 4 पार्टीज़ हैं 5 पार्टीज़, आपके पास ऑप्शन है कि आपको ये चुनना है या फिर ये चुनना है। लेकिन चाइना में तो ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ पे एक ही पार्टी थी। आपके पास कोई और रास्ता है नहीं, आप कहीं और जा नहीं सकते हैं, आपको एक ही पार्टी चुननी ही पड़ेगी और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसे हम चॉइस नहीं कह सकते हैं। इन मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। अब देखिए जो मैक्सिको में क्या होता था, मैक्सिको एक एग्जाम्पल से हम क्या समझ में आया हमको कि जो वहाँ की आम जनता थी वो उनके पास चॉइस है, उनके पास बहुत सारी पार्टीज़ भी हैं, ठीक है, अलग अलग पार्टीज़ हैं जिसको वो चुन सकती हैं, चॉइस है उनके पास, अब इलेक्शन भी होते हैं, बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस। लेकिन जो वहाँ जो ऐसी गतिविधियाँ होती थी ना, जो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, जो गलत तरीक़ों से, फ्रॉड तरीक़ों से, जो डर्टी ट्रिक्स लगा करके वो जीत जाती थी, तो उनके पास कोई चॉइस बचता नहीं था। देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड इवन इफ़ पीपल वर अगेंस्ट इट, दिस आर नॉट फेयर इलेक्शंस। मतलब कि वहाँ पे अगर जो जनता है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में भी जाएगी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो भी वही जीतती थी, क्योंकि वो अपने मतलब डर्टी ट्रिक्स से वो तब भी वो रूल करती ही थी, है ना। नहीं, लास्ट में वो पोलिंग बूथ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देती थी, या कुछ अदर तरीक़ों से वो कुछ ना कुछ बेईमानी से जीती जाती थी। तो ये क्या है, ये फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, दिस आर नॉट फेयर इलेक्शन, ये अच्छे तरीके से इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए। वी कैन दस ऐड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम अपने डेमोक्रेसी के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका दूसरा फीचर हम समझ सकते हैं, होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ एनी काइंड इज़ नॉट सफिशिएंट। यानी कि जो इलेक्शन होता है वो किसी भी तरीके से हो जाए ये काफ़ी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। यानी कि जो इलेक्शन होता है ना, वहाँ पे बिल्कुल एक रियल चॉइस होना चाहिए, मतलब सबके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो अपनी पार्टीज़ को चुन सकें। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज़ दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, ठीक है, और उनके पास ये अधिकार भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए कि वो चॉइस करें, और जब उनका मन करे तो वो अपने जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ पे रूल कर रही है उस पार्टी को वहाँ पे हटा भी सकें, ठीक है, ये अधिकार भी होना चाहिए। इफ़ दे विश सो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चेंज टू लूजिंग, ठीक है। यानी कि जो डेमोक्रेसी होता है, यहाँ पे सेकंड फीचर क्या निकल के आया है कि डेमोक्रेसी जो होगा उसमें क्या होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई भी इलेक्शन जो होता है ना, वहाँ पे जनता के पास ऑप्शंस होने चाहिए, चॉइस होनी चाहिए चुनने के लिए, और वो जो चुने तो उसमें कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग। और जो पावर्स में होते हैं, जो इलेक्टिंग रूलर्स होते हैं, उनमें ये डर भी होना चाहिए, किस चीज़ का, कि वहाँ पे अगर ये चीज़ होगा, अगर हम गलत तरीके से सरकार चलाएंगे तो हमारी जो सरकार है वो गिर भी सकती है, तो ये भी उनमें डर होना चाहिए, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक कार्टून है, इस कार्टून को देखते हैं। दिस कार्टून वाज टाइटल्ड बिल्डिंग डेमोक्रेसी एंड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अ लैटिन अमेरिकन, के लैटिन अमेरिकन भाषा में पब्लिश की गई थी पब्लिकेशन। व्हाट डू मनी बैग्स सिग्निफाई हेयर, कुड दिस कार्बन बी अप्लाइड टू इंडिया। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे जो कार्टून बताया गया है, जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पे क्या है ना, मनी बैग्स हैं सब, और यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी करके पैसों से उन्होंने सब कुछ ख़रीद लिया है, सभी लोगों को ख़रीद लिया है, जहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़रीद लिया है, यहाँ पे बिल्डिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो है इसको ख़रीद लिया है पैसों के ज़रिए से, तो यहाँ पे शो किया गया है। अब यहाँ पूछा जाता है कि क्या ये चीज़ हमारे देश यानी भारत में क्या चीज़ अप्लाई होती है, तो हमारे देश में ये चीज़ अप्लाई होती है। अब ये चीज़ आप कमेंट में आप ये बताइएगा आपको क्या लगता है, ठीक है। चलिए, तो आज आपका ये टॉपिक आपका हो गया है। अब 2 फीचर्स हमने देख लिए हैं,
आपका जो नेक्स्ट आगे का जो फीचर्स होगा अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पे आपको सभी जितने भी NCERTs हैं सोशल स्टडीज़ की और साइंस की, आपको सभी पढ़ाई जाएगी और कुछ अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाई जाएगी। अभी ये चैनल नया है, ठीक है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इस चीज़ को इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें ही बोलिए वो सब्सक्राइब करें और आपकी यहाँ स्टडी के लिए आपके लिए हेल्प की जाएगी, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।